स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17th बीपीएससी मेंस जो 25 अप्रैल से संभावित है और इसका जो एग्ज़ाम है 25 अप्रैल से, तो अब काफ़ी कम टाइम बच गया है। तो ऐसे में बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस एग्ज़ाम के लिए, उसका टॉपिक आप पिक करें। तो मैं जो है इसको करंट अफेयर के सेक्शंस को, चूँकि एक बार में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 60 70 80 टॉपिक पिक कर सकूं। ऐसे में मैंने क्या किया है कि पार्ट वाइज वीडियो बनाने का सोचा है। ये इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर 17th बीपीएससी मेंस का पार्ट 1 है। ये वीडियो टोटल 4 से 5 पार्ट में आएगी और इसको आप 1 वीक का सिलेबस समझें कि एक वीक में या फिर 10 दिन में इसको आप कंप्लीट कर लें। अगर आप एक वीक या 10 दिन में इतने टॉपिक 20 टॉपिक में दूंगा एक पार्ट में, अगर 20 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 पार्ट में या 4 पार्ट में आपके लगभग 100 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक अच्छा कहा जा सकता है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से आ जाएंगे। करंट अफेयर का सेक्शन है कहाँ पे? एक तो आपका GS1 का जो सेक्शन 2 है वो पूरा करंट अफेयर का है, और दूसरा पार्ट अगर आप कहेंगे तो आपका पॉलिटी में पूछा जाता है। इसके बाद इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें पूछा जाता है, साइंस टेक में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी जो है विस्तृत हो चुका है और ये आपको हर जगह पूछा जा रहा है। तो ऐसे में मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें आपको 20 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं इस ईयर के, वैसे तो ये अपने आप में ही पिक करना बहुत मुश्किल बात है, फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ों को पिक किया है। तो आप जो है इसको नोट कर लें और इसके साथ तैयारी शुरू करें। मैं इस वीडियो को काफ़ी बड़ा नहीं बनाऊंगा, एक छोटे वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ आप टॉपिक नोट कर लें और इसको प्रिपरेशन में रखें। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है हमारा 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो मुंडा रिवॉल्ट है वो हमारे बीपीएससी के हिस्ट्री वाले सिलेबस के सेक्शन में भी है। तो ऐसे में 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया बिरसा मुंडा का। आप कमेंट करके बताएं कि उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 150 में, उसको किस दिन के रूप में मनाया गया था। और पूरा जो है गवर्नमेंट, ना सिर्फ बिहार गवर्नमेंट बल्कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसे बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया है। बिहार में कई जगह इवेंट हुए, एज एन जब भी मैं भी फील्ड में जब था एज एन SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, तो वहाँ पे मैंने जो है इसके सेलिब्रेशन में जब इसका सेलिब्रेशन हुआ था तो उस टाइम हम लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा जो है ड्यूटी लगी थी और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा काम किए गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। दूसरा, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है किस लैंग्वेज को दिया गया है और इसमें आप क्या क्या कर लेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस क्या होता है, कितने लैंग्वेज को दिया गया है, इसके क्या क्या बेसिस है, मतलब किस बेसिस पे दिया जाता है, और जब एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस प्राप्त हो जाता है तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये कर लेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है 3 न्यू लॉज, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता जो पहले IPC था वो भारतीय न्याय संहिता बन गया है, जो पहले CRPC था वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है। तो ऐसे में 3 नए लॉ जिसने जो है, जो मैकाले ने बनाया था IPC 1860 में, उसके बाद से जो चेंजेज हुए हैं और नए लॉ में क्या चेंजेज हुए हैं उसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एक तो चेंजेस पढ़ लेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि एक कम्युनिटी सर्विस का एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है। तो ये सब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। पहली बात तो ये टर्म ही इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ क्या होता है। जितनी भी चीज़ें कराई जाती है जो इंडिया के नेतृत्व में, आप देखते हैं जैसे सार्क है,
या फिर आप देखते हैं एससीओ का समिट होता है। तो ये एक तरीके से ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा जो भी वर्ल्ड है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्थ है और एक साउथ। ऐसा माना जाता है कि जितनी धनी देश है, जितनी रिच कंट्री है, वो नॉर्थ में बिलोंग करते हैं, और जितने जो गरीब देश है जैसे पूरा अफ्रीका, वो पूरा साउथ में बिलोंग करता है। तो ऐसे में नॉर्थ और साउथ के बीच एक डिवीज़न हो गया है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एक तो आपको कह सकते इकोनॉमिकल बेसिस पे भी हो गया है नॉर्थ साउथ के बीच डिवीज़न। तो ऐसे में जब साउथ की कंट्रीज है वो एक साथ आती है, डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आती है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, तो उसको साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं। और जब पूरे वर्ल्ड की साउथ की कंट्रीज एक साथ आती है, जो भी लीस्ट डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो वो ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ, और इंडिया एज ए लीडर उसमें ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभरा है। अफ्रीका की कंट्रीज है। तो जब अगर वर्ल्ड को अगर अच्छा बनाना है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक बनाना है, तो पहले साउथ साउथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर आइडियल ये होगा कि नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन हो, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एससीओ समिट। बहुत इम्पॉर्टेंट है 2024 का एससीओ समिट। आप बताएंगे कि ये कहाँ हुआ था कमेंट बॉक्स में, और ये क्यों इतना चर्चा में रहा। एस जयशंकर साहब कहाँ गए थे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। बीपीएससी का फोकस हमेशा ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे रहा है, तो आप इसको देख लेंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। इंडिया फ्रांस के बीच भी एक सेमीकंडक्टर का जो अभी हाल ही में एक एमओयू साइन हुआ है, एक पार्टनरशिप साइन हुई है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल इसमें इंडिया डेनमार्क। इसके बाद इंडिया एंड क्वाड, कमेंट करके बताएं कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो क्वाड में जब आप बिड करेंगे तो सबसे पहले क्वाड क्या है, दूसरा फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका फॉर्मेशन, ठीक है, तीसरा क्वाड के क्या उद्देश्य हैं, चौथा भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है, पांचवा क्वाड की क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और छठा भारत क्वाड से क्या अपेक्षाएं रखता है। ये अगर आप पार्ट कर लेते हैं तो क्वाड आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके का आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में इसको लेके बिल भी पेश किया गया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में रहा इस साल। इसको एक 5 स्टार क्वेश्चन के रूप में देखा जाना चाहिए आपकी तरफ से, कि ये क्वेश्चन आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है इसकी समझ आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन कितनी बार हुआ है अभी तक इंडिया में। इसके बाद 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है। दूसरा कि 75th एनिवर्सरी जो है इंडिया चाइना की है, तो इंडिया चाइना के बीच जो हमेशा जो टेंशन्स रहती है, भारत का इसके साथ जो है ट्रेड डेफिसिट व्यापार का घाटा है, तो ऐसे में इंडिया चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75 साल हो गए। तो आगे क्या है, फ्यूचर क्या है इसका जो है पास्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, व्यापार के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, स्ट्रेटजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप बताएंगे। इसके बाद इंडिया एआई मिशन कर लेंगे आप, साइंस एंड टेक के लिए हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, तीनों को आप कंपेयर करके पढ़ लेंगे, यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस। इसके बाद 12 नंबर है बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023। बिहार से भी कुछ टॉपिक को पिक किया है मैंने। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2024, इम्पॉर्टेंट है स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ गलत टाइप हो गया, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय 2.0। 7 निश्चय कौन कौन से हैं, 7 पार्ट, वो याद कर लिया आप सबसे पहले, क्योंकि बिहार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप 7 निश्चय का रेफरेंस दे सकते हैं।
इसको रट ले, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है UNFCCC का COP29 कहाँ हुआ था, क्या उद्देश्य थे, कितनी सफलता मिली, इसके बारे में। इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसके बाद NEMEO ऑयल सीड, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड के ऊपर, इम्पॉर्टेंट है, कर लेंगे। इसके बाद डीप सीक AI डिस्ट्रप्शंस, डीप सीक क्या होता है, एक बार आप इसको कर ले। इसके बाद बस सर्च कर ले, होगा तो मैं डीप सीक के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एक नई चीज़ जो है दुनिया के सामने, एक नया खतरा उभर रहा है। इसके बाद SASEC, इसको भी कर ले। और एग्रीकल्चर 4.0 क्या होता है, एग्रीकल्चर का 4.0 वर्जन। तो ये टोटल जो है 20 टॉपिक्स है, ये इसका पार्ट 1 है। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। मैं आपको टॉपिक्स देते जाऊंगा। फिलहाल ये 20 टॉपिक के आप नोट्स बना लें, 2-2, 3-3 पेज के, 2-2 पेज के कम से कम नोट्स बना ले, शॉर्ट नोट्स बना ले, जैसे भी करना है कर ले। किसी भी करंट अफेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग बुक का नाम पूछ रहे थे, मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई भी कोचिंग के नोट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एज फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो दृष्टि IAS, इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं परफेक्शन IAS, इसके बाद फिजिक्स वाला के नोट्स, फिजिक्स वाला ओनली IAS के। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं परम IAS के भी नोट्स अच्छे हैं करंट अफेयर पे। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं विज़न IAS, या फिर आप डिफरेंट जो है सोर्सेस को, एक मेरी जो मैगज़ीन फेवरेट है क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण, इन दोनों में से कोई आप एक फॉलो कर सकते हैं। क्रॉनिकल वन ऑफ माय फेवरेट मैगज़ीन है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप एक ईयरली मैगज़ीन ले लें और उसमें कम से कम जो मैं टॉपिक्स बताता हूँ उसको कम से कम ज़रूर कर लें। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। मेरा एक सजेशन होगा कि जो भी टाइम है उसमें आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लिखें। कम से कम आप एग्ज़ाम से पहले हर पेपर के 3 से 4 टेस्ट देके जाएँ, फुल टेस्ट, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप अगर आपका कोई दोस्त अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को उस तक पहुंचा दे, शेयर कर दे, ताकि जो उसकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। एक बात कही गई है कि जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तभी अपनी खुशी में खुश होने का अवसर मिलता है। तो जो लोग दूसरों की खुशी में उसका उत्साहवर्धन करते हैं, तालियां बजाते हैं, दुनिया उसकी खुशी में जो है तालियां बजाती है। तो बस इसी होप के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।